नमस्ते दोस्तों। आज हम सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक देखने वाले हैं। वैसे नेट के पाठ्यक्रम में लक्ष्मी नारायण मिश्र की जगह लक्ष्मी नारायण लाल ऐसा किया है, आप देख सकते हैं। सिंदूर की होली 1934 में प्रकाशित हुआ नाटक है और समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या प्रधान नाटकों के जनक कहा जाता है। इस नाटक के प्रमुख पात्र मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है, माहिर अली जो मुंशी हैं, रजनीकांत, मनोज शंकर, भगवत सिंह, मनोरमा, चंद्रकला और हरनयन सिंह। अब ये रजनीकांत भगवत सिंह का भतीजा है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का बेटा है, जो मित्र की हत्या मुरारी लाल ने स्वयं की थी। माहिर अली जो मुंशी है, चंद्रकांता मुरारी लाल की बेटी है, मनोरमा एक विधवा है जो मुरारी लाल के घर पर रहती है। मुरारी लाल उससे प्रेम करते हैं। ठीक है, डॉक्टर एक है। अब इस नाटक का जो विषय है साधन संपन्न वर्ग की मानसिकता या शक्ति संपन्न वर्ग की मानसिकता, निस्वार्थ और आदर्श प्रेम का चित्रण, भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था, गुनहगारी को बढ़ावा, निर्दोष की हत्या, विधवा का स्थान, जैसा कर्म वैसा फल, इस मुहावरे का सटीक अर्थ इस नाटक में हमें मिलता है। अब इस नाटक की जो कथा वस्तु है, नाटक 3 अंकों में विभाजित है। यह नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। इस नाटक का जो मुख्य पात्र मुरारी लाल है जो डिप्टी कलेक्टर है, और इसके साथ ही नाटक की जो संपूर्ण कथा मुरारी लाल के साथ ही चलती है। मुरारी लाल नाटक के शुरू से अंत तक अपनी कमजोरियों पर तर्क देकर पर्दा डालते हैं। यानी मनोज शंकर जो उनके घर पर रहता है, मनोज शंकर के पिता की हत्या भी मुरारी लाल ने की थी। अब नाटक के प्रथम अंक में समस्याओं को उभारा गया है, जिसमें भगवत सिंह और उसके भतीजी रजनीकांत पारिवारिक संपत्ति या पारिवारिक जो जायदाद है उसी को लेकर उन दोनों में काफ़ी मनमुटाव है। अब वह स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई और ज़्यादा झगड़े होने के कारण भगवत सिंह अपने सगे भतीजे की हत्या करना चाहता है जायदाद को लेकर, और पूरी जायदाद या पूरी संपत्ति अपने अकेले के कब्जे में करना चाहता है। अब इस षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए वह डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल को पर्याप्त धन देता है। एक दिन रजनीकांत और मुरारी लाल के बंगले पर वो मिलने आते हैं। कौन? हरनयन सिंह और भगवत सिंह। तो मिलने आने के बाद बंगले पर जैसे मिलने और दोनों आपस में बात करते हैं, और तब पता चलता है कि अब यहाँ उनकी बातें हो रही है, उधर रजनीकांत को मार भी दिया होगा। अब न्यायाधीश का पद पाने के बावजूद मुरारी लाल अन्याय के प्रबल समर्थक है, स्वार्थी है, भ्रष्टाचारी है। अब 10 वर्ष पूर्व इन्हीं के कारण मनोज के पिता की मृत्यु हुई थी। इस रहस्य को उनका मुंशी माहिर अली जानता है। अब इस धब्बे को मिटाने के लिए वे मनोज शंकर को पढ़ाना चाहते हैं और अपनी बेटी चंद्रकांता का विवाह उनके साथ करवाना चाहते हैं। भगवत सिंह ने जो रुपया दिया है या देने वाले हैं, इस रुपये से वो मनोज को विलायत भेजना चाहते हैं, ताकि उनके षड्यंत्र के बारे में या उनके पिता की मृत्यु का जो सच है उसे पता नहीं चले। और लेकिन भगवंत सिंह 10,000 रुपये हरनंद के साथ डिप्टी कलेक्टर के बंगले पर आता है। योजना अनुसार माहिर अली उनका स्वागत करता है। अब उचित स्थान पर वो बैठा देता है। इस बीच हरनंद समझौते की बात करता है, किंतु भगवंत जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और समझौता तो बहुत दूर की बात, अब सुलह भी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवंत सिंह कहता है कि जब तक हम सुलह करेंगे और जब तक बात करेंगे तब तक बात हमारे हाथ से निकल गई होंगी, यानी उस रजनीकांत की हत्या हो दी होंगी, यानी ये समाचार सुनाता है कि वह मार दिया गया होगा। अब मुरारी लाल पहले तो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन बाद में 40,000 रुपये लेकर एकदम शांत हो जाता है। इस घटना में माहिर बहुत दुखी होता है। उसकी दृष्टि में जो कुछ हत्या की जिम्मेदारी है या जिम्मेवार है तो वह है मुरारी, क्योंकि कानून के डर से भगवंत इतना साहस कभी नहीं कर सकता। उसे लगता है कि मुरारी लाल इस झमेले से उसे छुटकारा देंगे।
अब इसने 10,000 दिया था, 10 रुपये देकर वह गवाह को बिगाड़ देगा, ऐसा मुरारीलाल तर्क देता है कि मैंने तो सिर्फ 10,000 लेने की बात की, ये 10-10 रुपये लेकर गवाह को खरीद लेगा और सारा केस रफा दफा कर देगा। और इसीलिए वो कहता है कि आजकल कानून ही ऐसा है कि सज़ा उसको मिलती है जो अपराध नहीं करता, जो अपराध करता है उसे छुटकारा मिलता है सज़ा से। और ये पैसे ऐंठ लेना या पैसे लेना कोई पाप नहीं है, ऐसा वो कहता है। अब मनोरमा का जो बचपन में विवाह हुआ था, बचपन में ही, यानी वो 10 साल की थी तभी वो विधवा हो जाती है। लेकिन वो कला प्रेमी है, कला को जो कला की उपासना करती है, चित्र बनाती है। मनोरमा ने रजनीकांत के सौम्य और आकर्षक रूप को प्रभावित होकर एक चित्र बनाया था, जिस चित्र का नाम उसने यौवन के दौर पर रखा था। अब इस चित्र को देखकर चंद्रकला प्रफुल्लित हो जाती है। उसके जीवन में जिस दिव्य दर्शन की कल्पना की है वह तो ये रजनीकांत है। अब रजनीकांत के प्रति उसका अनुराग उत्पन्न होता है और वो उसे प्रेम करने लगती है। अब मनोशंकर की जीवन की सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है, किंतु पिता की मृत्यु का कारण न मालूम होने के कारण वह अपना अस्तित्व से घृणा करने लगता है और वह असंतोष है, और इसीलिए वो परीक्षा समित होते हुए भी घर लौट आता है। और डिप्टी कलेक्टर मुरारीलाल पूछते हैं कि 10 वर्ष का समय निकल गया, आप रुपए लेकर बल पर मुझे विनोद और ऐश्वर्य में अंधा बना रहे हो, और मेरे पिता ने आत्महत्या क्यों की इसका जो रहस्य है आप मुझे नहीं बता रहे। इसलिए वो थोड़ी जिद करता है, लेकिन मुरारीलाल उत्तर नहीं दे पाता। दूसरे अंक में अब जो दिखाया गया कि मुरारीलाल पूरे कसाव के साथ खड़े हैं। मनोरमा और चंद्रकला का चरित्र भी निखरता है और मनोरमा के हृदय में मनोज के प्रति नैसर्गिक आत्मीयता बन गई है। वह कहती कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ, संसार के लिए एक नया आदर्श निर्माण करना चाहती हूँ। तुम चाहे तो अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध लूँ और अपने साथ तुम्हें भी ले लूँ। तुमने मेरा हृदय पहचान लिया, हाथ बढ़ाओ, तुम बांसुरी बजाओगे और मैं चित्र बनाऊंगी। अब ये विधवा है और वो कहती कि मैं विधवा और तुम मेरे लिए विधुर बन जाओगे। यानी यहाँ पर मनोरमा के उदात्त भाव का चित्रण हमें मिलता है। वह आदर्श भारतीय स्त्री है। मनोरमा अत्यंत संयत भाषा में चंद्रकला के प्रेम और अस्वस्थ होने की चर्चा करती है। वह यह भी बताती है कि मुरारी बाबू मुझसे प्रेम करते हैं जैसे अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन विधवा की जो स्थिति है यहाँ प्रकट होती है। लेकिन मनोरमा के मन में मुरारीलाल के प्रति बिल्कुल प्रेम नहीं है, वह तो उनसे नफरत करती है और वह कहती है कि मैं घृणा करना चाहती हूँ और मनोज से प्रेम करना चाहती है जी भर के। वो कहती है कि मैं तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूँगी। और वो खुलेपन से, यानी उनका जो निर्भीक नेतृत्व है वह यहाँ उभर कर आता है। अब चंद्रकला जो दुखी है और जिसके कारण कि रजनीकांत की हत्या का कट रचा है, वो उसके लिए अपने ही पिता ने 40,000 रुपये लिए हैं। चंद्रकला अपने को अलंकृत कर अस्पताल में, यानी वो सज धज कर अस्पताल में जाती है और जाकर वहाँ अस्पताल में रजनीकांत के हाथों, यानी रजनीकांत बेहोश है लेकिन उसके हाथों से अपने मांग में सिंदूर भरवा के लेती है और उसे अपना पति मानती है। जब मुरारीलाल को ये सब पता चलता है तो वह घर आकर तमाम बातें चंद्रकला को सुनाता है। चंद्रकला अब अपनी दुनिया में अकेली हो चुकी है, किसी बात का उस पर कोई असर नहीं होता। और मनोज को माहिर अली से ज्ञात हो चुका है कि उसके पिता का हत्यारा स्वयं जो मुरारीलाल है। उसने केवल 8,000 रुपये के लिए अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से ढकेल दिया था या नदी में फेंक दिया था। अब मुरारीलाल तब भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर अली तब भी उनका मुंशी था। यह बात सुनते ही मुरारीलाल के पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। उन्होंने जो नक्शा बनाया था धीरे धीरे मिटाने लगता है। नक्शा क्या बनाया था कि चंद्रकला का और मनोज का विवाह होगा और मनोज और चंद्रकला विलायत चले जाएंगे, तो मनोज के पिता की खबर किसी को
पता ही नहीं चलेगी, यानी मृत्यु का जो रहस्य है रहस्य ही बनकर रहेगा। ऐसा लगता है लेकिन होता है उल्टा ही है। मनुज को अपने पिता का जो हत्या हुई है उसका पता चलता है। चंद्रकला पिता से अलग होकर अपने अपने रास्ते चलना चाहती है, वो उस घर में भी रहना नहीं चाहती। मनोशंकर मनोरमा एक विभिन्न मार्ग के अनुयायी बन जाते हैं। नाटक के अंत में हर पात्रों को अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है, यही इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता है। यानी मनुष्य को अपने पिता के हत्यारा का पता चलता है। चंद्रकला जो एक आदर्श व्यक्तिमत्व है इस नाटक का, जो प्रेम करती है, जिसमें बिल्कुल वासना स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, और वह प्रेम करती है तो उस व्यक्ति की विधवा बनकर पूरी ज़िंदगी जीना चाहती है। मनोरमा का चरित्र है जो पहले से विधवा है, उसके मन में मनोज के प्रति प्रेम तो है लेकिन वह उसकी जीवन में आना नहीं चाहती, शादी करना नहीं चाहती। और माहिर अली चाहकर भी मुरारी लाल की बातों से छूट नहीं पाता, लेकिन अंत में वह अपनी बातें कहकर अपने जो कर्मों का पश्चाताप करता है और मुरारी लाल जो अंत में अकेला पड़ जाता है। यह इस नाटक की जो समस्या है उसका समाधान अंत में सबको मिल जाता है।